हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 5 अप्रैल 2025 के 3 प्रमुख समाचार और उस पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें से पहला समाचार है, राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ योजना के तुलना में स्मूथ हॉली एक्ट 1930। इसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका में मंदी के दौरान, जो महामंदी कहा जाती है वैश्विक स्तर पे, उसके दौरान एक टैरिफ एक्ट लाया गया था जिसके तहत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाया गया है, जैसा कि अभी लगाया गया था, और उसका मंदी पर बड़ा विनाशक प्रभाव रहा है, तो उससे तुलना की जा रही है, इसको समझेंगे। दूसरा है, प्रधानमंत्री छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए जो है बैंकॉक गए हुए थे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और वहां पे उन्होंने सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से बिम्स्टेक पहल के नाम से कई सारे पहलों की घोषणा वहां पे की है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और बाकी मेंस के लिए भी आप कुछ बहुत उसमें से लिख सकते हैं। तीसरा जो हमारा समाचार है वो ये है कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित अपने एक द्वीप है, ब्रिटिश द्वीप था, अब वो डियागो गार्सिया, वहां पे B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर को तैनात किया गया है। और जो सैटेलाइट इमेज बता रही है कि वहां पे 6 B-2 स्प्रिट बॉम्बर है, और ये अमेरिका के पास जितने B-2 बॉम्बर है उसका 1/3 है। और बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अमेरिका के एक कह सकते हो कि स्ट्रांग पोस्चर को ईरान की तरफ दर्शा रहा है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसी पर आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, उनको हम देखेंगे। देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में ट्रंप द्वारा पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से डिस्काउंटेड टैरिफ जो लगाया गया है, विभिन्न देशों पर अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल उसका देखा जाए तो जितना भाई अमेरिका आयात करता है उस पर ओवरऑल आ रहा है 22.5% का टैरिफ। इसी तरह की एक टैरिफ 1930 में अमेरिकी सीनेट द्वारा जो है एक कानून, यानी अमेरिकी कांग्रेस द्वारा एक कानून पारित करके लगाया गया था 2000 वस्तुओं पर जो अमेरिका आयात करता था 25% के दर से। और उसको लगाने में इन्हीं दो महानुभावों का, उनके नाम पे इन्होंने ही वो एक्ट लाया था, उसमें प्रस्ताव किया था, नाम था इनका स्मूथ और हॉली टैरिफ एक्ट कहा जाता है। और उसको लाया गया था कि अमेरिका में जो मंदी की स्थिति थी उस समय 30 के दशक की, उसको दूर किया जा सके। और लेकिन उसका प्रभाव इतना विनाशक हुआ कि पूरे दुनिया में वो और ज्यादा मंदी को गहरा गया। और विशेषज्ञों का कहना है कि जो ट्रंप द्वारा ये टैरिफ लगाया जा रहा है, जिस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समस्या को और ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि दुनिया में इस अमेरिका के टैरिफ के विरुद्ध भी टैरिफ होना शुरू हो जाएगा, और फिर टैरिफ वार कहीं ना कहीं मंदी का कारण बनेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया 22.5% ऑन एवरेज, तो या भारत पे 26 लगाया, कहीं 37% लगाया, तो जब चीजें महंगी होती है ना, तो कई सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो महंगी चीजों को लोग छोड़ देते हैं, तो ऐसे में डिमांड कम हो जाता है। तो अमेरिका पर भी जवाबी कार्रवाई होगा, तो अमेरिका में भी डिमांड कम होगा, और दुनिया के अनेक देशों में भी डिमांड कम होगा, जो कहीं ना कहीं अभी कोरोना से अर्थव्यवस्था उभरी थी, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और हमास के संघर्ष से कहीं दुनिया उभर ही रही थी, तब तक उस पर एक नया जो है आघात दिखाई दे रहा है, और उसी की तुलना जो है इसी एक्ट से की जा रही है। आइए जरा देखते हैं क्या मामला है, चर्चा में क्यों है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में जो टैरिफ की घोषणा की गई है, इसे महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन युग के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट के से साथ तुलना करके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इसने उस संकट को और भी बदतर बना दिया था जिससे हल करने की कोशिश की गई है। अभी कहा जा रहा है कि देखिए, विशेषज्ञ है, थिंक टैंक है, कैटो इंस्टीट्यूट के व्यापार विशेषज्ञ, उनका कहना है कि आज की घोषणा के साथ जो ट्रंप ने घोषणा की थी उसके लिए कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ 1930 के स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट के बाद में नहीं देखे गए स्तरों पर पहुंच जाएगी, यानी जो विनाश हुआ था उस स्तर पर पहुंच जाएगी, जिसने वैश्विक व्यापार युद्ध को उकसाया और ग्रेट डिप्रेशन को और ज्यादा गहरा या कॉम्प्लिकेट कर दिया था। तो ऐसे में तुलना यह कि अमेरिका जिस अमेरिकी चुनौती को, यानी वहां पे जो महंगाई है या यहाँ पे जो कर्ज का बोझ है, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वाकई में ये बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। और जिस तरह से शेयर मार्केट वहां पे मार्केट का परफॉर्मेंस दिख रहा है कि अकेले शेयर मार्केट में अमेरिका में ही $2.4 ट्रिलियन से ज्यादा का जो है लॉस अमेरिकी कंपनियों के शेयर में हुआ है, वो निश्चित ही उधर ही कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है। और फेडरल रिजर्व का भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका के लिए विनाशक प्रभाव लेकर आएगा। ठीक है, तो जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस का स्मूथ हॉली एक्ट क्या था, यानी वो क्या था, अभी है भी, और उसका क्यों लाया गया था, फिर उसका क्या प्रभाव, ऐसे नीचे देखते हुए हम चले जाएंगे। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस
जैसे जो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, संसद है, उसे वहां पे कांग्रेस बोला जाता है। यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने, वहां का वो कांग्रेस मतलब अमेरिकी संसद ने 1930 में यूटा के सीनेटर थे रीड स्मूट और एक ओरेगन के विलिस हॉली, ये दो लोगों द्वारा प्रायोजित एक विधेयक पारित किया था जिसमें अमेरिकी किसानों और व्यवसायों की रक्षा के लिए 20,000 वस्तुओं पर आयात शुल्क को बढ़ाने का प्रावधान किया गया था और आयात शुल्क जो यानी टैरिफ बढ़ा के 25% कर दिया गया था। और उसके पहले तक, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर टैरिफ बढ़ा होता पहले से तो मंदी नहीं आती, लेकिन उसके पहले टैरिफ की दर जो है 10% के आसपास था, लेकिन जब बढ़ाया गया तो स्थिति और खराब हो गई। और रॉबर्ट हार्बर्ट हूबर उसमें राष्ट्रपति थे, हार्बर्ट हूबर, वो रिपब्लिकन थे, और उन पर ये 1,000 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि वो 28 में जीत कर भी आए थे वही अपने किसानों को संरक्षित करने के लिए कि हम अपने व्यापार और कृषि को संरक्षित करेंगे। तो उस तरह से उन्होंने हस्ताक्षर किया, वीटो न करके हस्ताक्षर किया, और उसका दुष्परिणाम जो है दिखाई देने लगा। देखिए, ये 1928 में कृषि संरक्षणवाद पर अभियान चलाकर आए थे और इस टैरिफ अधिनियम मूल रूप से अमेरिकी कृषि लॉबी की रक्षा करने के लिए ही किया गया था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खूब तेजी से विकसित हुआ था, क्योंकि यूरोप में तो संकट ही था तो मांग बढ़ी थी। लेकिन बाद में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पे अत्यधिक उपज की अधिकता और जो कर्ज आदि ले रहे थे उसके कारण जो है वहां पे समस्या पाई गई थी। साथ ही साथ 1930 में शेयर बाजार में भी गिरावट के कारण टैरिफ की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए ये प्रेरणा का काम किया था। इन सबके मिले जुले प्रभाव के कारण राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर ने जो एक्ट आया था उसको पास कर दिया था और इस अधिनियम में अमेरिका में आयातित सभी वस्तुओं में लगभग 25% पर आक्रामक टैरिफ लगाया है। आज जो ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ लगाया है, ऐसे द्वीप पर लगाया जहां पेंगुइन रहती है वहां पे भी लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 22.5% है। उस समय 25% की दर से टैरिफ लगा था। हुआ क्या था? हुआ था कि विनाशकारी वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत हो गई थी। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ करो और उसका जवाब न मिले। वैश्विक व्यवस्था में चाहे कितना भी छोटा देश हो वो जवाब जरूर देता है, और वही हुआ था उस समय भी। उस अधिनियम ने वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध को बढ़ावा दिया था। कनाडा और यूरोप सहित प्रमुख व्यापारिक साझेदारों ने अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार किया, कोटा लगाया, अपने स्वयं के टैरिफ के साथ जवाबी कार्रवाई की, और जवाबी कार्रवाई करने वाले देशों को अमेरिकी निर्यात में 28 से 32% की गिरावट आई। यानी अमेरिका का जो निर्यात इन देशों में होता था उसमें 28 से 32% की गिरावट आई। और इस अधिनियम ने प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी के प्रभाव से उभरने की कोशिश कर रहे देशों को पुनर्प्राप्ति प्रयासों को जो है इसने खतरे में डाल दिया। यानी इसने जो है वैश्विक महामंदी को और गहरा बना दिया, क्योंकि वैश्विक बाजार में उसके बाद 29 से 34 के बीच विश्व व्यापार में 66% की गिरावट, यानी 2/3 विश्व व्यापार तबाह हो गया था। उसमें कहीं ना कहीं ये जो वैश्विक स्तर पे ट्रेड वार शुरू हुआ था उसकी भूमिका देखी जा रही थी। देखिए, अमेरिकी इतिहासकार के कार्यालय के अनुसार यूरोप से अमेरिकी आयात 1929 में 1.3 अरब डॉलर था। यानी यूरोप से जो अमेरिका आता था 1.3 अरब डॉलर का उस समय होता था आयात। अमेरिका जो देता था वह जो 32 में घटकर केवल 390 मिलियन डॉलर रह गया, और यूरोप को अमेरिका निर्यात या अमेरिका जो यूरोप को करता था वो 2.34 अरब डॉलर था, जो कि घट के 784 मिलियन डॉलर हो गया। यानी देखा जाए तो दोनों के बीच में ही करीब 66% की कटौती हो गई थी व्यापार में। और इन परिस्थितियों ने फिर राष्ट्रपति फ्रैंक जो है डी रूजवेल्ट जो 1934 में आए थे, उन्होंने एक अधिनियम को साइन किया, यानी एक पारस्परिक व्यापार समझौते अधिनियम पर साइन किया, जिसके तहत टैरिफ लगाने का जो अधिकार था वो कांग्रेस से आके राष्ट्रपति के पास आ गया, ताकि इस तरह के अगर कोई व्यापारिक द्विपक्षीय व्यापार भागीदारी की जाती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है या और भी, तो राष्ट्रपति द्वारा तेजी से किया जा सके। और आज वर्तमान में अर्थशास्त्री डगलर इरविन कह रहे हैं कि स्मूथ हाली के बहुत जो ट्रंप का प्रभाव है वो स्मूथ हाली से भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस समय जो व्यापार था वह आज का जो अमेरिका का निर्यात जो व्यापार पे जो है हिस्सेदारी है जीडीपी की और अमेरिकी व्यापार की 14% है, उस समय तो मात्र 5% था। यानी अमेरिका पर उससे भी ज्यादा विनाशकारी प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको देख लिए। अब अगला जो समाचार है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बैंकॉक में थे, और इस दौरान उन्होंने भारत की तरफ से बिम्स्टेक पहल के रूप में कई सारे पहलों को दिया है, जो कि बिम्स्टेक देशों के एक तरह से कह सकते हो कि विकास और आगे बढ़ने को, सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बिम्स्टेक देखा जाए, कल हमने उसमें डिटेल चर्चा की है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी, बिस्टेक के रूप में हुआ था। ये पहले बंगाल, बांग्लादेश, भारत,
श्रीलंका और थाईलैंड के 4 देशों का इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। बाद में उसमें म्यांमार भी जुड़ गया तो नाम बिम्स्टेक हो गया। फिर उसमें नेपाल और भूटान भी जुड़ गया तो नाम को बदल के बिम्स्टेक, उसी नाम को उसका एब्रिविएशन बदल दिया गया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक, ये कर दिया गया। और एक तरह से बंगाल की खाड़ी के तटीय देशों या उसमें जो नेपाल और भूटान भी है, जो कि हालांकि लैंड देश हैं, लेकिन उनको भारत के होके जो है बंगाल की खाड़ी तक उनको एक्सेस है। तो इन देशों के बीच आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा और संवर्धन को, यानी सहयोग और संवर्धन को बढ़ावा देने की ये पहल है। और उसी के संदर्भ में भारत द्वारा अपनी तरफ से एक बिम्स्टेक पहल की घोषणा, प्रधानमंत्री बिम्स्टेक पहल की घोषणा की गई है। तो चर्चा में क्यों है देखा जाए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को इस बात पर जोर देते हुए कि बिम्स्टेक महज एक क्षेत्रीय संगठन नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास और सामूहिक सुरक्षा का एक मॉडल है। और ये बात करते हुए साथ ही साथ उन्होंने बिम्स्टेक पहलों की घोषणा की। इस पहलों में सुरक्षा पर गृह मंत्रियों की व्यवस्था से लेकर यूपीआई भुगतान जोड़ने, ऊर्जा केंद्र से लेकर वाणिज्य मंडल तक तकरीबन 20 से ज्यादा 22-23 जो है 21-22 जो है पहल की गई है, जो विभिन्न जो है हेडिंग्स के रूप में है, वो अभी हम नीचे देखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग और साझा संस्कृति पर, हाँ, प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग और साझा संस्कृति को एक शक्तिशाली मंच बताया और कहा कि बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया में इसमें जो दक्षिण एशिया का सहयोग देश था सार्क, उसके जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश इसमें हैं। और बाकी आसियान देशों के जो है उसमें से 2 कंट्री इसमें शामिल हैं। तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है और एक क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और साझा समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में भी कार्य करता है। और उन्होंने संतोष जताया कि बिम्स्टेक चार्टर जो पिछले साल लागू हुआ था वो शुरू हो गया है और विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष बैंकॉक विजन 2030 यानी 2030 बैंकॉक विजन 2030 एक घोषणा किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की समृद्धि करने में, सुरक्षित करने में और सामूहिक प्रतिबद्धता जो है दिखाई गई है। ठीक है, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा जो पहल घोषित की है उसको अगर हम एक एक करके देखें तो कई सारी सूची है, एक एक करके देखते हैं। जिसमें पहला है व्यवसाय या व्यापार से जुड़ी पहलें। इसमें भारत कह रहा है कि बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना भारत द्वारा किया जाएगा। इस साल बिम्स्टेक बिजनेस समिट का भी आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ बिम्स्टेक क्षेत्र में स्थानीय मुद्रा में व्यापार की संभावनाओं पर भी, व्यवहार्यता का जो है कितना वाइबल है कि आपस में स्थानीय मुद्रा में व्यापार हो सके, इसको लेकर भी पहल की जाएगी। आईटी से जुड़ी हुई पहले शुरू की गई है। देखिए, भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अनुभव है उसे भारत दुनिया के देशों में, खासतौर से ग्लोबल साउथ के देशों को साझा करना चाह रहा है। और ये बिम्स्टेक देशों की जरूरतों को भी समझने के लिए भारत पायलट अध्ययन करेगा कि कैसे डीपीआई या हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन देशों में मदद कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारा इसी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, ये कैसे भुगतान प्रणालियों के बीच में कनेक्टिविटी ला सकता है, इस पर भी अध्ययन भारत करेगा। साथ ही साथ जो है आपदा प्रबंधन और राहत से जुड़ी हुई पहले भी हुई है। भारत ने आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास में सहयोग के लिए भारत में आपदा प्रबंधन के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की बात कही है। साथ ही इस वर्ष भारत में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के बीच चौथा संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा, ये बात कही गई है। सुरक्षा के क्षेत्र में पहल के लिए बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों का एक मंच बनाया जाएगा, जो इस क्षेत्र में साइबर अपराध, आतंकवाद, मादक द्रव्यों की तस्करी और मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। क्योंकि इसमें से अगर देखा जाए तो म्यांमार वो देश है जहां पे बड़े पैमाने पर जो है साइबर गुलाम लाए जाते हैं और वहां दुनिया पे बड़े पैमाने पर साइबर तस्करी की जाती है और उनमें भी कई सारे लोगों को थाईलैंड के रास्ते ले जाया जाता है। तो ये एक पहल है जिसमें ये सुरक्षा के क्षेत्र में पहल की बात की जा रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहल के लिए भारत कहा है कि वो जनशक्ति प्रशिक्षण हेतु ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने, नैनो उपग्रहों का निर्माण करने, यानी बिम्स्टेक देशों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में ले जाने की तरफ वो पहल करेगा। क्योंकि देखा जाए तो भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दूसरी तीसरी जो है या चार देश जो मेन है, 4 देश है। वैसे तो आप उसमें यूरोपीय यूनियन भी मान लीजिए, लेकिन ज्यादातर चीजों में 4 ही देश अब बचे हैं, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो उसमें से एक शक्ति है, तो निश्चित रूप से इन देशों को भी आगे ले जाने की तरफ वो कोशिश करेगा।
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण से जुड़ी पहले भी लाएगा। इसके लिए बोधी, BODHI, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बिम्स्टेक देशों में ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से संगठित ढंग से डेवलप किया जाए, इसके लिए यह पहल है बोधी के नाम से। और इसके तहत भारत हर साल बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षित करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ भारत में वानिकी अनुसंधान संस्थान में बिम्स्टेक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति की योजना है। बिम्स्टेक देशों के युवा राजनयिकों के लिए हर साल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। टाटा मेमोरियल सेंटर बिम्स्टेक देशों के कैंसर देखभाल में प्रशिक्षण करेगा। पारंपरिक चिकित्सा में भी कोशिश की जाएगी और किसानों के लाभ के लिए और ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं में अनुसंधान करने के लिए भारत में उत्कृष्टता केंद्र, कृषि उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये सारा पहल है, ऊर्जा से जुड़ी पहले है। तो देखिए बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र काम करना शुरू कर दिया है, ये बताया गया है इसमें। इलेक्ट्रिक ग्रिड इंटरकनेक्शन पर तेजी से काम हो रहा है, इसे बताया गया है। युवा सहभागिता से जुड़ी पहलों की बताया गया कि बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाएगा इस वर्ष। बिम्स्टेक हैकाथॉन और युवा पेशेवर आगंतुक कार्यक्रम भी भारत शुरू करेगा। साथ ही साथ खेल से जुड़ी पहलों में इस वर्ष बिम्स्टेक एथलेटिक मीट का आयोजन किया जाएगा। 2027 में पहले बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भारत करेगा। संस्कृति के क्षेत्र में भारत ने बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित करेगा। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, अनुसंधान और नवाचार और समुद्री नीतियों के लिए भारत में सतत समुद्री परिवहन केंद्र की स्थापना इस पहल के तहत की जाएगी। तो ज्यादातर फैक्चुअल चीजें हैं, आप इसको देख लीजिएगा, प्री में हो सकता है पूछ दे, ठीक है। चलिए अगला जो हम अपना देखते हैं वो है कि अमेरिका का ईरान के साथ संबंधों में तनाव के बीच हिंद महासागर में B2 स्प्लिट बम्बर, स्टील्थ बम्बर की जो है तैनाती। बी माने बम्बर, अमेरिका का जो उसका फाइटर या जो कह सकते हैं जो उसका प्लेन का नॉमेनक्लेचर है, F माने फाइटर प्लेन, B माने बम्बर, तो जहां भी B आए वो बम्बर हो जाएगा। तो B2 स्प्लिट बम्बर को तैनात किया गया है। और ये देखिए इस तस्वीरों में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये कई सारा ये लिया गया है सैटेलाइट से तस्वीर। ये डिएगो गार्सिया है, हिंद महासागर में स्थित एक प्रमुख द्वीप है जो मॉरिशस का था। हालांकि उसके साथ ब्रिटेन पर उसका कब्जा था भारत में, हालांकि बाद में भी वो अनुबंध पे दिया है ब्रिटेन को, ब्रिटेन ने जो है अमेरिका को दिया है। और यहाँ पे उसका प्रमुख नौसैनिक अड्डा है, एकदम बिल्कुल हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। सीधे जो है मालदीव से सीधे चले जाइए तो डिएगो गार्सिया है। यहाँ पे इस तस्वीर में तो 5 दिख रहा है, लेकिन 6 जो है B2 स्प्लिट बम्बर यहाँ पे तैनात किया गया है। और ये माना जाता है कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक स्टील्थ बम्बर है। इसकी जो क्षमताएं हैं वो बेजोड़ है। और अमेरिका के पास ऐसे सिर्फ 20 बम्बर हैं, जिसमें से 6 बम्बर डिएगो गार्सिया में तैनात किया गया है। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा ईरान को ये चेतावनी दी जा रही है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ नाम लिए, कि हमारे वो चीजें तैनात है। और इस B2 बम्बर की एक खास बात यह है कि ये 10,000 किलोग्राम का एक बम होता है, जिसे अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जिसे मदर ऑफ ऑल बम बोलते हैं, उसे जो है गिराने में यह सक्षम है, जो कि 60 मीटर यानी लगभग 200 फीट नीचे गहरे बंकर में जाके 1 मील तक पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। यानी जो ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, या जो उनके आयतुल्ला खुमैनी के जो नीचे जो बंकर की सिटी दिखाते हैं, जो शहर दिखाते हैं, उसको तबाह करने में ये पूरी तरह से सक्षम, बम को ले जाने में ये विमान सक्षम है। तो आइए जरा से इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए परिचय के रूप में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर 6 B2 स्प्लिट स्टील्थ बम्बर्सक तैनात किए हैं। और इस कदम को यह बताया जा रहा है कि जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, उसके बीच ईरान और उसके सहयोगियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। याद करिए जब पिछले साल हमने पढ़ाया था, और भी लोग बताए होंगे, आपने अगर मेरा नहीं पढ़ा होगा तो किसी और पढ़ा होगा, कि जब इजराइल कह रहा था कि वो अमेरिकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को गिरा ले, याद करिए जब उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था 60 फीट गहराई पे, तो ये कहा जा रहा था कि ये काम इजराइल खुद से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास उतने गहराई तक जाने के लिए बम नहीं है और उसको ले जाने का बम्बर नहीं है। ये काम
अमेरिका के बगैर सहयोग से नहीं हो सकता है। हालांकि उस समय भी अमेरिका का B2 स्पीड बम्बर आया था, लेकिन उसने हूतियों पर बम गिराया था, लेकिन ये वाला बम नहीं गिराया था जो मदर ऑफ ऑल बम की बात किया जा रहा है। अब उम्मीद है कि वो बम अमेरिका लेकर डिएगो गार्सिया में आ गया है और वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि उपग्रह छवियों के अनुसार यह इस क्षेत्र में इन विमानों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। 6 बमवर्षक अमेरिका कुल B2 बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा है, जिसमें सिर्फ 20 विमान हैं और एक विमान की कीमत $1 अरब है, यानी 8700 करोड़ रुपए का एक विमान है। और ऐसे 6 विमान अमेरिका में यहां पे तैनात किया है, जबकि अमेरिका के पास कुल 20 ही विमान हैं। तो यह दिखा रहा है कि कुछ न कुछ तो गंभीर स्थिति हिंद महासागर के मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही है। और यह खास बात है कि यह मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाने जाने वाला 30,000 पाउंड यानी 10,000 किलोग्राम का 9,998 किलोग्राम का बम को ले जाने में सक्षम है। और यह ईरान के परमाणु स्थलों जैसे गहरे दबे हुए लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है, यानी 60 मीटर की गहराई से यह जा सकता है, यानी 200 फीट गहरे नीचे जाके भी बंकर को तबाह करने में यह बम सक्षम है और उसको ले जाने में यह सक्षम है। ईरान और यमन पर ध्यान है मुख्य रूप से। देखिए, अमेरिका ने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती मुख्य रूप से ईरान और यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लक्षित करके किया जा रहा है। अमेरिका के एक रिटायर्ड कर्नल का कहना है कि इन B2 की तैनाती स्पष्ट रूप से ईरान को एक संदेश है, बल्कि वो कह रहा है एक नहीं कई संदेश थे। पहला तो संदेश यह है कि हूतियों का मदद न करो, हम मार रहे हैं तो हमें मारने दो। दूसरा यह है कि परमाणु वार्ता पे लौट जाओ, क्योंकि ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा है कि अगर ईरान परमाणु वार्ता पे नहीं लौटता है तो हम जो है हिंसक यानी कह सकते हो हमले की कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये उस चीज को देखा जा रहा है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ B2 बम्बर की ही तैनाती नहीं की गई। B2 बम्बर तो चलो उड़ के आ गया डिएगो गार्सिया में। अमेरिका ने कई जहाजी बेड़े को भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी वहां पे तैनात किया। देखिए, स्टील बम्बर के साथ साथ अमेरिका इस क्षेत्र में और भी विमान वाहक पोत भेज रहा है। यूएस हैरी एस ट्रूमन और यूएस कार्ल विंसन मध्य पूर्व में काम करेंगे और साथ ही साथ यूएस निवेश दक्षिणी चीन सागर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पूरे इलाके की तरफ जो है अमेरिका का ध्यान है कि कहीं अगर चीन जो है, हालांकि रूस के साथ तो उसकी बात है, फिर भी रूस को भी ध्यान में रख रहा है और चीन को भी रख रहा है कि कहीं अगर इनके तरफ कोई कोशिश किया जाए तो उन्हें सावधान करने के लिए बात किया जाए। यानी कहीं ना कहीं ईरान को यह समझाया जा रहा है कि वो बात कर लो, नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। B2 स्टील्थ बॉम्बर की क्या विशेषताएं हैं? जैसा आपने वहां पे देखा था ना स्टील्थ वाले में, वहां पे अभी जो तस्वीर दिखाई गई थी उसमें यही है इसका बॉम्बर, यानी एक चिड़िया की आकार का ये होता है और इसमें इतने सारे बताया जा रहा है कि इसको ले जा सकते हैं। इसकी जो कुछ खास बात है कि ये अभी तक का सबसे उन्नतशील स्टील्थ बॉम्बर है और अमेरिका हर जगह प्रयोग नहीं करता, क्योंकि देखिए आपकी कुछ चीजें जो उसकी छुपी हुई चीजें होती है, अगर वो बार बार प्रयोग किया जाएगा तो इसके जो है सिग्नेचर आ सकता है। और देखा जाए तो ये 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है। कितना? 18,000 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। यह उच्च सबसोनिक स्पीड तक जा सकता है, यानी 1 से 1.5 मैक के स्पीड तक, 2 मैक के स्पीड तक जा सकता है, क्योंकि उसके बाद तो सुपरसोनिक स्पीड हो जाती है। तो सुपरसोनिक नहीं, 2 तक नहीं जाता है, ये 1 से 2 की स्पीड तक भी उड़ सकता है। 18,000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। साथ ही ये जो है 9600 किलोमीटर की अंतरा महाद्वीपीय परिचालन सीमा भी है और 15,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। 96,000 मतलब बड़े आराम से 4500 किलोमीटर जाके 4500 किलोमीटर आ सकता है और बीच में रिफ्यूलिंग कर देंगे तो और भी ज्यादा दूरी तक ये जाने में सक्षम हो सकता है। इसकी विशेषताओं में जो इसका स्टील्थ डिजाइन है, जो इसका डिजाइन देख रहे हो ना, बिल्कुल वो किसी भी तरह के इंफ्रारेड, सोनिक, अन्य तरंगों को, रडार सिग्नेचर को कम कर देता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसका पंखों का आकार, कंपोजिट सामग्री, विशेष कोटिंग जो है इसको गुप्त क्षमताओं से योगदान बढ़ती है और यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में बिना पकड़ में आए घुस सकता है और भूमिगत हथियार, बंकरों जैसे भारी किलाबंदी और कठोर संरचनाओं को निशाना बनाने में यह सक्षम हो सकता है। इसे अमेरिका की एक महत्वपूर्ण जो है असेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहुत ही उन्नत क्षमता से युक्त होता है। काफी हाईली प्रोटेक्टेड जो है सुरक्षा क्षेत्र में भी ये जा सकता है, हालांकि ईरान के लिए इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी जा सकता है। ये कठोर और भूमिगत लक्ष्यों के विरुद्ध सटीक हमले करने में सक्षम होता है। इसके द्वारा GBU-57 बम, जो मदर ऑफ ऑल बम है, जिसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसको भी गिराने में अद्वितीय रूप से सक्षम है। और यह विशेष रूप से इसे ईरान में उपयोग करने के लिए ही बनाया गया है कि ईरान के जो अंडरग्राउंड काफी नीचे
150 जो है 200 फुट के करीब आसपास नीचे जो 100-150 फीट नीचे जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज है या और भी हथियार जखीरा है उसको भी तबाह करने के लिए ये सक्षम होता है। इसके देखिए सभी बमों की मां, मदर ऑफ ऑल बम बोला जाता है, इसको बोलते हैं GBU 43B मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम। देखिए MOAB इसी तरह का होता है। ये 10 इसकी देखा जाए तो करीब 10 मीटर 9 मीटर लंबा ये बम होता है। 1 टन यानी 1000 किलोग्राम इसका वजन होता है और ये बहुत हार्ड चीजों से बना होता है। जब इसे ऊपर से गिराया जाता है, ये आप सोचिए B2 स्प्लिट बम्बर से 15,000 मीटर की ऊंचाई से यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई से 1 टन वजनी यानी 10,000 किलोग्राम वजनी कोई जो है बम नीचे गिरता है तो ये बड़े आसानी से किसी भी तरह की कंक्रीट संरचना हो उसको तोड़ते हुए 200 से 250 फीट नीचे तक जा सकता है। और जब वहां पे जाता है इसके बाद फिर वो विस्फोट करता है। उसमें जो विस्फोटक लगा होता है यानी जो 10,000 किलोग्राम का ये वजन है, इसमें लगभग 8,000 किलोग्राम का TNT लगा होता है। जब वो विस्फोट करता है ना तो 1.5-2 किलोमीटर का पूरा रेडियस का इलाका एकदम उसमें तरंगों से भर जाता है और पूरा का पूरा चीज वही तबाह हो जाता है। यानी कि ये है नॉर्मली जो है परंपरागत जो है वेपन TNT है, लेकिन इसका प्रभाव न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक होता है और ये इतना सस्ता भी नहीं है। सबके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रयोग वहीं किया जाता है जहां पे कहते हैं ना कि एक तरह से ब्रह्मास्त्र। इसके प्रयोग से अमेरिका ईरान के परमाणु शस्त्र जो संरचना है उसको तबाह भी कर सकता है, वही जमीन के नीचे धंस जाएगी, रेडिएशन की भी संभावना खत्म हो जाएगी और उस पे न्यूक्लियर वार करने का आरोप भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन नहीं करता और इतने नीचे दबा देगा कि वही सबका सब रेडिएशन सब वही समाप्त हो जाएगा। तो ये इसलिए जो है खतरनाक है और ये चीजें आई है तो इसको निश्चित रूप से ईरान को चिंता करने की जरूरत है। और दियागो गार्सिया में क्यों किया गया है? क्योंकि दियागो गार्सिया लगभग 5,000 किलोमीटर दूर है, तो न कोई हुतियों के पास न ईरान के पास कोई ऐसा अस्त्र हथियार है, या एयरफोर्स की तो बात ही छोड़ दो, कोई भी मिसाइल नहीं है जो वहां तक जाके मार सकती है। और देखिए B2 बॉम्बर क्या है, बड़े आराम से 5,000 किलोमीटर तक जाके और वहां से वापस आ सकता है। एक रिफिलिंग करेंगे तो इसलिए दियागो गार्सिया में इनको 6 तैनाती की गई है और रिफिलिंग के साथ ये बड़े आराम से ईरान को मार भी सकते हैं और वहां से वापस भी आ सकते हैं सुरक्षित रहते हुए भी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहे स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 1930 में पास एक एक्ट था जिसके तहत अमेरिकी किसानों और व्यवसायों की रक्षा के लिए 20,000 वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रावधान था। ठीक है, यह तो चलो सही है। दूसरा है, इस एक्ट के द्वारा अमेरिका अपने घरेलू व्यवस्था को वैश्विक महामंदी से बचाने में सफल रहा था। नहीं, ये बल्कि उल्टा हो गया था। जिसको बचाने की कोशिश किया था वो बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए इसका आंसर 1 है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि चर्चा में रहे प्रधानमंत्री के बिम्स्टेक पहलों की सूची में निम्नलिखित में क्या क्या शामिल है? बिम्स्टेक चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना, ठीक है, शामिल है। बिम्स्टेक क्षेत्र में UPI भुगतान प्रणालियों के बीच कनेक्टिविटी, ये भी शामिल है। भारत में गृह मंत्रियों के तंत्र की पहली बैठक शामिल है, तो इसलिए इसका तीनों शामिल है, आंसर इसका D होगा। तीसरा जो है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जुड़े बोधी BODI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिम्स्टेक का सहयोगी देशों में बौद्ध परंपरा आधारित मानव संसाधन अवसंरचना में संगठित विकास के लिए पहल है। नहीं, ये बिम्स्टेक का पहल नहीं है, ये भारत का बिम्स्टेक के लिए पहल है और इसमें बौद्ध परंपरा आदि नहीं है। हाँ, नाम प्रधानमंत्री जी या वो रखा जाता है कि ठीक है वो उसमें से म्यांमार है या थाईलैंड है या श्रीलंका है उनको देखा जाए, लेकिन वो या भूटान भी उसमें शामिल है, लेकिन ये उससे बौद्ध धर्म से इससे जुड़ा नहीं है, उसका नाम है बिम्स्टेक से जुड़ा हुआ। इसके तहत हर साल बिम्स्टेक देशों के 300 युवाओं को भारत में प्रशिक्षित किया जाएगा, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर B होगा। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहे सभी बमों की मां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इसका वास्तविक नाम GBU 43B है या मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम है, बिल्कुल ठीक है। इसका वजन 9,800 किलोग्राम तथा लंबाई 9 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। इस बम को गहराई में स्थित बंकरों और सुरंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए D इसका आंसर होगा। पांचवा है, चर्चा में रहे स्टील्थ बॉम्बर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी B2 का नाम भी है B2 स्प्रिट या स्टील्थ बॉम्बर। यह अमेरिका का अत्याधुनिक बमवर्षक विमान है जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, बिल्कुल ठीक है। यह GBU 57 बम जो ईरान द्वारा उपयोग किए जाने वाले गहरे बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है, को गिराने में अद्वितीय रूप से सक्षम है, बिल्कुल सही है, इसका आंसर C है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।